हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट के एस्पिरेंट्स हैं अपकमिंग 2024 एग्जाम में। ठीक है, ये वीडियो चैप्टर 4 का है, केमिकल काइनेटिक्स। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट 3 तक हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है स्टेप अप क्लासेस पे, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और बात है, आज के पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आज के पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, दो मेन टॉपिक हैं आज हमारे। एक तो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखी थी, उससे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते कैसे हैं। आपके कोर्स में मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में दो तरह की इक्वेशन के बारे में है, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की किसी भी टाइप की इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो दो हम पढ़ेंगे। पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिर देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके जीरो पावर की। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, कंसिडर इक्वेशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ आर रिएक्टेंट है और पी उसने प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, सो अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट को इक्वेशन लिख सकता हूँ माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के आर टू दी पावर जीरो। अब क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो, इज इक्वल हो जाता है फिर के, क्योंकि आर नॉट जो जीरो है वो इक्वल हो जाएगा वन के। किसी की भी पावर अगर होती है जीरो तो वो हो जाता है वन के इक्वल, यूनिट होता है। ठीक है, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल आगे के। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस डी आर इज इक्वल के डी टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड द अबव इक्वेशन बोथ साइड बिटवीन टी इज इक्वल जीरो टू टी इज इक्वल टी। अब हम ये कह रहे हैं हम इस इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन आई है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दो चीज में करेंगे। एक तो पहले टाइम लेंगे टी जीरो से लेकर टी तक, एक चीज। दूसरी चीज में हम रिएक्टेंट लेंगे, जिसमें रिएक्टेंट होगा एक तो होगा आर ओ, ठीक है, आर इनिशियल जो होगा आर ओ, ठीक है, और जो आर टी टाइम बाद होगा वो होगा इस आर कैपिटल आर, बस इतना रखेंगे। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन लेंगे आर नोट से लेके आर तक। सो वी गेट इंटीग्रल आर टू आर नोट डी आर इज इक्वल माइनस के इंटीग्रल टी इज इक्वल टी से लेके टी इज इक्वल जीरो डी टी तक। ठीक है, यहाँ ये जो है आर और आर नोट ये इसकी अपर एंड लोअर लिमिट है। ठीक है, और टी इज इक्वल टी से लेके टी इज इक्वल जीरो ये टाइम के लिए अपर एंड लोअर लिमिट है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है आर माइनस आर नॉट इज इक्वल माइनस के टी। यहाँ आर भी कॉन्सेंट्रेशन में और आर नॉट भी कॉन्सेंट्रेशन में। आर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी और आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं आर इज इक्वल माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ से एक और इक्वेशन बनते हैं के इज इक्वल आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो एग्जाम्पल ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये जरूरी है आप इन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि आप जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपकी याद हो जाए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज लीनियरली विद टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। देखिए, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ लीनियरली घटता चला जाता है। ठीक है, मैं अगर एक ग्राफ पे बताऊं, ठीक है, अगर इधर आप टाइम ले और इधर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो घटता चला जाएगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट होगा जिसका ग्राफ हमेशा घटता है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट होगा ये वाला जिसका ग्राफ हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है। ठीक है, वी नो दैट जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज इक्वल
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस आर टी। ठीक है, आर क्या है, आर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी। ठीक है, एंड आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है H2 और Cl2 के बीच, वो जीरो ऑर्डर रेट रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल ट्वाइस HCl। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इस रिएक्शन का रेट ना तो H2 पे डिपेंड करता है और ना Cl2 पे। बी, डिकम्पोजिशन ऑफ द NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये कह रहे हैं NH3 का जो डिकम्पोजिशन होता है मोलिब्डेनम और टंगस्टन की प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ले लो या टंगस्टन की प्रेजेंस में, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, ट्वाइस NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2। यहाँ पे NH3 अमोनिया है, N2 नाइट्रोजन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस। C8 decomposition of N2O on the hot platinum surface, it is also a zero order reaction। जो N2O का डिकम्पोजिशन होता है हॉट प्लेटिनम की सरफेस पे, यानी प्लेटिनम जो मेटल है उसकी सरफेस पे, तो ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन देखते हैं, N2O इज इक्वल N2 प्लस हाफ O2। यहाँ N2O है नाइट्रस ऑक्साइड और इससे बनते हैं नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब अगर मैं इसके लिए रेट लिखने लगूँ तो मैं लिखूँगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O टू द पावर जीरो। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन की पावर आई जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेट इज इक्वल के N2 टू द पावर जीरो, और N2 टू द पावर जीरो जो आएगा, जो N2 टू द पावर जीरो होता है वो होता है 1। ठीक है, N2O टू द पावर जीरो विल बी 1। सो रेट इज इक्वल हो जाएगा के। ठीक है, अब अगर मैं के लिए रेट के लिए फॉर्मूला लिखूँ dN2O अपॉन dt इज इक्वल के, तो मैं ये लिख सकता हूँ हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को देखने। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग अलग होता है। तो अब हम समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाली का। पहले फर्स्ट ऑर्डर वाली का देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमारा मतलब क्या है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसमें रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर आ जाती है। जीरो ऑर्डर में आ रहा था, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर जीरो थी, यहाँ पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 1 होती है। कंसिडर रिएक्शन आर इज टू पी। जो आर है वो रिएक्टेंट है और पी क्या है, प्रोडक्ट। अगर मैं इसका रेट लिखूँ माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 1। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आया है आर की पावर 1 आई है। 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सो ये इक्वल हो जाएगा के इज इक्वल के इंटू आर, डी आर अपॉन आर इज इक्वल हो जाएगा माइनस के डी टी। अब देखिए हमने क्या करा, डी टी इधर पहुंचा दिया और आर जो है वो नीचे आ गया अबव में। सो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटेड द अबव इक्वेशन ऑन द बोथ साइड विद टाइम टी इज इक्वल 0 टू टाइम इज इक्वल टी। देखिए अभी कह रहे हैं इंटीग्रेशन कर दो, पहली लिमिट है टाइम के लिए टी इज इक्वल 0 से लेके टी इज इक्वल टी तक, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो वो है टर्म वो है हमारी R0 इनिशियल और R फाइनल एट द टाइम T। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है कि R0 जो है वो इनिशियल है और R जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा T टाइम के बाद। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल R अपर लिमिट टू लोअर लिमिट R0 dr अपॉन R इज इक्वल माइनस के इंटीग्रल T इज इक्वल T से लेके T इज इक्वल 0 लोअर लिमिट dt। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये खुलता है लॉगरिथम concentration of R upon concentration of R0 is equal minus KT। लॉगरिथम R0 अपॉन R हो जाता है इज इक्वल KT। देखिए ऊपर वाले में तो था माइनस का साइन, जब माइनस का साइन हटा देते हैं सामने वाले का हमने रेसिप्रोकल कर दिया है लॉगरिथम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो इधर K के साथ T था वो भी अपॉन में लिया है, तो ये क्या 1 अपॉन T लॉगरिथम R0 अपॉन R इज इक्वल K। अब हमें ये एक चीज ध्यान रखनी है, जो ln का मतलब होता है उसका मतलब होता है लॉग बेस E, लॉग बेस E, और ये इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस 10 के। ठीक है, तो अब हम ln की जगह रखेंगे 2.303 लॉग n, लॉग बेस 10, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 R0 अपॉन R इज इक्वल के। यहाँ के की जो वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आ गई 2.303 अपॉन टी
log base 10 r naught upon r. This is called the first order integrated rate इक्वेशन. ये आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. और यहीं से जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. मैं बता दूं आपको r0 जो है वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हम लेते हैं टाइम t इक्वल 0 पे, और r जो है वो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t. आफ्टर टाइम t के बाद जितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया है वो है. ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया. तो अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या है? ऑल द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके हैं वो सभी किसके एग्जांपल है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वा सॉल्यूशन. जब H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है एक्वा सॉल्यूशन में तो ये बनाता है वाटर एंड O2 गैस. ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इसका मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा. थर्ड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मेथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड. अब देखिए मेथाइल एसीटेट का अगर आप क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें वाटर के साथ तो ये बनाता है एथेनोइक एसिड एंड मेथनॉल. तो इसमें क्या हो रहा है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये H2O पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ पर ये H2O पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज H2O इज टेकन इनटू द एक्सेस अमाउंट. क्योंकि वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है, तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, वो काफ़ी चेंज नहीं होता. फोर देखते हैं इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड. जब इन्वर्जन करते हैं केन शुगर का, यानी उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. ये जो होता है मिनरल एसिड की प्रेजेंस में होता है. ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, भले ही आपको दो रिएक्टेंट दिख रहे हो, C12H22O11 सुक्रोज एंड H2O वाटर. लेकिन ये जो रिएक्शन है ये भी केवल कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है इसका भी. अगर मैं रेट लिखने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 ओनली. इसमें भी वाटर पे बेस्ड नहीं करती. फिफ्थ आता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वा सॉल्यूशन. जब अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है एक्वा सॉल्यूशन में तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, N2+H2O बनते हैं. सिक्स है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईएजो डेरिवेटिव्स. डाईएजो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? देखिए डाईएजो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें एक साथ दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हों, उन्हें हम कहते हैं डाईएजो. ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इसके दोनों साइड जो बॉन्डिंग है वो अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं. C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, प्लस H2O इज इक्वल C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl. ये भी जो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो H2O होता है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हम इसे कांस्टेंट रख लेते हैं. तो इसी के साथ हमारा क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन खत्म होती है. लेकिन अब इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन भी देखेंगे. जो हमने अभी पीछे देखी वो तो सब कैसी थी, वो सब सॉलिड या लिक्विड के लिए थी. अब हम देख रहे हैं गैस फेज के लिए. तो गैस फेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ए जो सबस्टेंस रिएक्टेंट है वो, और बी इसका प्रोडक्ट है और सी भी इसका प्रोडक्ट है. और ये इक्वेशन पूरी की पूरी गैस इक्वेशन है, यानी कि गैस के टर्म्स में है. ठीक है, so now let Pi be the initial pressure of A and PD is the total pressure after time t. हम ये कह रहे हैं कि जो A का इनिशियल प्रेशर था वो था Pi और आफ्टर टाइम t इसका प्रेशर हो गया PT. लेट्स सपोज इंटीग्रेटेड गैस फेज rate equation for a such reaction can be obtained as total pressure PT is equal PA plus PB plus C. ठीक है, ये कह रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट फेज की जो इक्वेशन आएगी गैस फेज की, उसके लिए जो टोटल प्रेशर होगा PT is equal PA plus PB plus PC. Whereas PA, PB and PC are the total pressure of A, B and C respectively. ये कह रहे हैं जो PA, PB और PC आया है वो A और B और C के जो टोटल प्रेशर है वो है. Now, if atmospheric B decrease in the pressure of A at the time T and one all of B and the C is being formed, the increase in the pressure of B and C will be also etc. अब ये कहना है अगर A में से X घट जाता है, ठीक है, T टाइम के बाद, ओके, एट T टाइम पर अगर उसमें से X घट जाता है तो B और C का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बनेगा जितना कि A का घटा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास. सो A गैस में था, B गैस में था और C गैस में था. ये दोनों B एंड C प्रोडक्ट हैं और हमारा रिएक्टेंट है जो की बार अकेले ही मुकाबला कर रहा है. तो एट टाइम T अगर मैं T टाइम के बाद T इज इक्वल 0 पर देखूं तो जो इनिशियल प्रेशर होगा वो PI होगा और B का प्रेशर कुछ नहीं होगा, C का भी प्रेशर कुछ नहीं होगा, ये दोनों नील आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब शुरू होती है रिएक्शन T इज इक्वल 0 है तो केवल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता. एट टाइम T इज इक्वल T टाइम के बाद क्या होगा, PI माइनस X हो जाएगा, यानी X एटमोसफेयर घट जाएगा, PI के प्रेशर में से X घट जाएगा और वही X B और C का हो जाएगा.
ठीक है। तो इसी तरह से एट टाइम टी पी टी इज इक्वल पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा, पी टी कितना होगा, पी टी होगा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि पूरा ए बी सी का जो भी प्रेशर हमने रखा है, जो भी प्रेशर हमारे पास है उस सबको जोड़ दो तो ये जाता है पी आई प्लस एक्स। अब यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकाले तो आ जाती है पी टी माइनस पी आई, प्रेशर टोटल माइनस प्रेशर इनिशियल। अब यहाँ से पी ए इक्वल होता है पी आई माइनस एक्स, पी ए इक्वल होता है पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। ये वाली एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। इससे हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर पी ए हो गया 2 पी आई माइनस पी टी, रिमेनिंग द प्रेशर ऑफ द ए एट टाइम टी। यहाँ पे जो है ये आया है रिमेनिंग प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस ए एट द टाइम टी, ये आ गया हमारा रिमेनिंग प्रेशर। बाय द इक्वेशन K इज इक्वल 2.303 RT 303 T log 10 to the power R नोट अपॉन R। अब यहाँ R नोट इनिशियल है और R जो है हमारा फाइनल है। तो अब वी गेट ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट K इज इक्वल 2.303 T log बेस 10 PI अपॉन PA, ये आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम PA की भी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमारे पास वैल्यू आता है K इज इक्वल 2.303 अपॉन T log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PI अपॉन 2PI माइनस PT। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है गैस फेज के लिए, कि जब आपको किसी इक्वेशन का केवल प्रेशर दे रखा हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ना दिया हो, मोलैरिटी में और या फिर किसी और टर्म्स में। अब आगे बहुत अच्छा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड, ये भी डिस्कस करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, इसे हाफ टाइम भी कहते हैं। अब ये वो टाइम है, वो रिक्वायर्ड टाइम है जो किसी रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका आधा रह जाए। तो जितने टाइम में किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसकी ओरिजिनल वैल्यू का आधा रह जाए उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन concentration of R is equal concentration of R naught minus KT when T is equal T half। अब अगर हम T की वैल्यू क्या रख दें, T हाफ रख दें और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा A2 अपॉन 2, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A था वो कितना हो जाएगा A2 अपॉन 2 T टाइम के बाद। सो अब अगर ये दोनों वैल्यू आप रखें इस वाले इक्वेशन में तो क्या होगा, ये होगा A नॉट अपॉन 2 इज इक्वल A नॉट माइनस के टी हाफ। यहाँ से T हाफ की वैल्यू होगी T हाफ इज इक्वल A नॉट अपॉन 2 के। ये है इक्वेशन नंबर 1 हाफ लाइफ पीरियड के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। कंक्लूजन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कह रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। नाउ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम हाफ लाइफ पीरियड निकालने वाले हैं। वी नो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल 2.303 अपॉन T log बेस 10 R नोट अपॉन R। ये हमें पता है, ये इक्वेशन आई थी हमारी जो अभी हमने इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन देखी फर्स्ट ऑर्डर की, वहाँ से। अब हमें वही करना है, हाफ के लिए T इज इक्वल T हाफ रखना है और R इज इक्वल रखना है R नोट अपॉन 2। सो ये हो जाएगा K इज इक्वल 2.303 अपॉन T हाफ log बेस 10 R नोट अपॉन R2। K इज इक्वल हो गया 2.303 अपॉन T हाफ log बेस 10 2। तो T हाफ हो जाएगा, T हाफ इधर चला जाएगा और K इधर आ जाएगा वापस उसी की जगह। तो ये जगह 2.303 अपॉन K log बेस 10 2 और log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब हम ये वैल्यू भी इसमें रख दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे, उसमें अगर रख दें हम इक्वेशन नंबर 2 में तो ये हो जाएगा T हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन K। ये आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन याद रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है क्या, हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन या हाफ लाइफ T हाफ का सिंबल, T हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन K। हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे भी हमें ये पता लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उस पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक टॉपिक तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, ठीक है, और दूसरा हमारा टॉपिक था हाफ लाइफ पीरियड का। आई होप मैंने कि दोनों बहुत अच्छे से समझाए हैं तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे आए होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट फिर भी आपके पास है, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे अब जो व्हाट्सएप कोड यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है इसे स्कैन कीजिए गूगल से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसे स्कैन कीजिए गूगल से और फिर मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, किसी भी डाउट वर्कशीट DPP ऑनलाइन क्लास कब होती है उसको जानने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।